नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 5। और इस चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5 है। फर्स्ट बुक वही हम कर चुके हैं। ये वन शॉट रिवीजन सीरीज आप सभी के लिए है ना, इसमें हम पूरे एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने PDF में और एक एक टॉपिक को जो NCERT में जिस तरीके से टॉपिक क्रम अनुसार दे रखा है, PDF में भी उसी अकॉर्डिंग हमने टॉपिक को ऐड किया है। तो आप लोग PDF से बहुत आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं, हर एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम सभी आ चुके हैं अपनी इस PDF में और आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या था? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो प्रथम 3 आप चुनाव हुए उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, जो व्यवस्थाएँ चलाई जा रही थी, वही कांग्रेस प्रणाली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कांग्रेस प्रणाली यानी कि कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौती, बहुत सारी समस्याएं आई थी, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। आप सभी को पता है कि 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। इसकी वजह से बहुत गहरे सदमे में थे हमारे नेहरू जी और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है ना। उनके मृत्यु के बाद आप सभी को पता है कि भाई बहुत सारी समस्याएं आने वाली थी। एक तो भाई 1960 का जो दशक था वो बहुत ही खतरनाक दशक रहा हमारे लिए। गरीबी, है ना, असमानता, सांप्रदायिक हिंसे, क्षेत्रीय विभाजन और बहुत सारे हमारे नेताओं की मृत्यु हो गई। तो ये कहीं ना कहीं नेहरू जैसे मतलब फेमस नेता जो कि पूरे देश को चला रहे थे, दूसरा कोई सही सा नेता मतलब ऑप्शन में था भी नहीं जो कि पूरे देश को उस समय के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे तरीके से या जो अनुभवी हो, ऐसा कोई लीडर दूसरा नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब नेहरू के बाद भाई किसको सेलेक्ट किया जाना था? तो आप सभी को पता है कि नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे जितने भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कि कामराज, है ना, और उनके जो जितने भी सलाहकार थे वो सारे ज़्यादातर लाल बहादुर शास्त्री को सपोर्ट कर रहे थे। तो शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विवादित नेता चुने गए थे और प्रधानमंत्री बने गए। मतलब इनका कोई भी विरोध नहीं किया, सब जानते थे कि भाई ये अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है ये, तो इनको चुना जाना चाहिए। शास्त्री उत्तर प्रदेश से थे और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रह चुके थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा की वजह से प्रसिद्ध थे, है ना। वफादार थे काफ़ी, मतलब वफादार कह सकते हैं या फिर यूँ कह दो कि मतलब अच्छी निष्ठा के साथ वो काम कर रहे थे, इस वजह से इनको चुना गया था। उन्होंने एक बार बड़ी रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी ली थी और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था कि भाई ये जो रेल घटना हुआ वो मेरे मतलब वजह से हुआ है, ऐसा कुछ जिम्मेदारी लेके उन्होंने क्या किया, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जो थे 64 से लेकर 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और 2 चुनौतियों का सामना उन्होंने किया था। एक तो आप सभी को पता है कि भाई चीन के युद्ध के कारण भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके वजह से जो भारत था वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, है ना। तो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसून की जो असफलता है और सूखे जैसी स्थिति जो देश में देखने को मिल रहा था, जैसे कि पूरे भारत में गंभीर खाद्यान्न संकट भी देखने को मिल रहा था, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने, और आपको पता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है, तो इन दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, है ना। क्योंकि भाई पहली जो समस्या थी खाद्यान्न संकट, उससे हम किसान के माध्यम से निपट सकते थे और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था इससे हम अपने जवान जो है, सिपाही जो है, उनकी मदद से निपट सकते थे। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौते के लिए वो जाते हैं, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये जो ताशकंद समझौता जो हुआ था आप सभी को पता है, जो मोहम्मद अयूब खान जो उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और जो लाल बहादुर शास्त्री है उनके बीच में ये ताशकंद समझौता हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखना, नाम याद रख लेना भाई, कई बार मैं भी नाम भूल जाता हूँ। मोहम्मद अयूब खान है और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। अब 1966 में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है ना। अब शास्त्री के बाद भाई इंदिरा गांधी जी का नंबर आ जाता है। शास्त्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कुछ मतलब थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलता है। मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वह मंत्री भी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पे उसने काम कर चुका था, मतलब कर चुकी थी। ठीक है, जो कहा था नहीं, चुकी थी, माफ़ी चाहूँगा।
तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी जो है काम कर चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय को भी संभाला हुआ था। तो कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने के 2/3 से ज़्यादा सांसद इंदिरा गांधी को मत दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सोचकर उनका समर्थन किया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले में अनुभव न होने की वजह से इंदिरा गांधी पर वो मतलब इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। यानी कि जो वरिष्ठ नेता थे सोच रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी तो बालक है ना, और बालक जो है वो हमेशा बड़े लोगों की बातों को मानता है, तो बालक है वो और हमारी बातों को ही मानेगी। इस वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। ठीक है, अब देखो चौथा आम चुनाव होता है 1967 में। ठीक है, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 का जो साल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा था, है ना, लेकिन 1967 के बाद थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चुनाव होने जा रहा था उसका संदर्भ उस समय की स्थिति की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद ये चुनाव हो रहा था। उस समय हमारा जो देश था 1967 के चुनाव से के आसपास की अगर हम बात करें तो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। मानसून की असफलता थी, व्यापक सूखा पड़ा हुआ था, खेती की पैदावारी में गिरावट, खाद्यान्न संकट, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में लगातार गिरावट हो रहा था। जो हमारे उद्योग धंधे हैं उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था। निर्यात जो था हमारा मतलब जो हम दूसरे देशों को जो चीज़ें निर्यात कर रहे थे वो लगातार गिरता जा रहा था। सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी। आप सभी को पता है क्योंकि युद्ध होगा तो भाई पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे आपको। रुपए के मूल्य में गिरावट आई थी। डॉलर के मामले में जो हमारा रुपया था उसका मूल्य लगातार घट रहा था। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये तो हमने ऊपर ही बात कर लिया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये समस्याएं उस समय देखने को मिल रही थी। अगला टॉपिक आता है गैर कांग्रेसवाद। देखो 1967 के चुनाव से पहले क्या होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं वो सब एकजुट हो जाती है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलती है। इसी को हमारे एक समाजवादी नेता थे, ठीक है, जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। उन्होंने इसको गैर कांग्रेसवाद कहा था। गैर कांग्रेसवाद का नारा इन्होंने दिया था, नाम दिया था। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखना। अब देखो अगला टॉपिक है आपका चुनाव का जनादेश, यानी कि चुनाव के परिणाम। जो 1967 का जो चुनाव हुआ, ठीक है, तो 1967 के फरवरी महीने में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। चुनाव के परिणाम कांग्रेस को गहरे सदमे में डाल देता है। मतलब इसमें कई जगह पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तत्कालिक अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। ठीक है, तो 1967 का जो चौथा आम चुनाव था उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। कांग्रेस को बहुत कम बहुमत मिली थी और उसके प्रांत मतों में सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी की सीटें लगातार कम हो गई थी। मतलब इस चुनाव में भारी जो कमी है वो देखने को मिलती है। इससे पहले कांग्रेस को कभी भी इतनी कम वोटें हासिल नहीं हुई थी, इतनी कम सीटें नहीं मिली थी। वैसे तो लोकसभा में उसको बहुमत मिल जाती है, आप सभी को पता है ना, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव हार जाती है। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री जो थे वो चुनाव हार चुके थे। तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र से आप बात करेंगे तो के पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से वी सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गज हार का सामना करते हैं। इसमें कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिली, है ना। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में इसकी सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, मद्रास में क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूरी बहुमत से जीत गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कशगम जो है हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण सत्ता में आई थी। मतलब हिंदी विरोधी आंदोलन में को सपोर्ट किया था, इसकी वजह से वो सत्ता में आ गए थे। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में उन पर थोपे जाने का वो विरोध कर रहे थे और डीएमके ने इसी का फ़ायदा उठाया और सत्ता में आ गए वो, है ना। यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिली थी। ठीक है, ये पहली घटना थी। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कि अगर कोई बैठ जाए तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे।
देखिए गठबंधन की यहाँ पे बात की गई है। गठबंधन, गठबंधन का मतलब आप सभी को मालूम है कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टियां मिलके क्या करती है, सरकार बनाती है ना। उसी को हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता है कि जो हमारा आखिरी चैप्टर है उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब इसको रहने दें, हम आया राम गया राम वाला जो टॉपिक है इसकी भी बात कर लेते हैं। आया राम गया राम, ठीक है। आप सभी को पता है कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक गयालाल ने एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, है ना। और इस वजह से उनके लिए एक जुमला आजमाया गया, बन गया आया राम गया राम। ठीक है, यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि ये दल बदल को दर्शाता है। आगे हम कांग्रेस पार्टी में के अंदर जो विभाजन होता है उसको समझते हैं, विभाजन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो 1967 के चुनाव के बाद भी कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन पहले जैसी बहुमत उसको नहीं मिली थी। अनेक राज्य से पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं था। गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी। अब देखिए इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, आप सभी को पता है सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ताकतवर और जो प्रभावशाली जो नेता थे, है ना, अनुभवी जो नेता थे, उनका समूह था, उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। और ज़्यादातर फैसले सिंडिकेट के द्वारा ही लिए जाते थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को नेता के रूप में चुना था। सिंडिकेट के नेता को लगता था कि इंदिरा गांधी उनके अनुसार काम करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी ने पार्टी और सरकार के अंदर अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकार और विश्वासों के समूह में पार्टी के बाहर वाले लोगों को रखा। मतलब कि सलाहकार जो थे, है ना, ज़्यादातर सलाहकार किसको रखा उन्होंने, जो पार्टी के बाहर के लोग थे उनको अपना सलाहकार रखा। मतलब सिंडिकेट के नेताओं को इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं इग्नोर मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने क्या किया, सिंडिकेट को हाशिए पर ला दिया। इस तरह इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से निकालकर अपना मुकाम बनाना था, है ना। एक तो कि भाई सिंडिकेट के प्रभाव से वो अपने आप को बचाए। दूसरा, कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे हासिल भी करना था, क्योंकि 1967 के चुनाव में भाई कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुमत तो पा लेती है, लेकिन कई राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो उस जो मुकाम जो खो दिया था उसको दोबारा से हासिल भी करना था, है ना। इंदिरा गांधी ने साहसिक रणनीतिक अपनाई, मतलब कुछ कदम उसने उठाने शुरू कर दिए। उसने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग में बदलना शुरू कर दिया, यानी कि गरीबों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी ने, है ना। 1967 के मई में कांग्रेस ने क्या किया, 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था, जिसमें यहाँ पे कुछ काम भी बता रखे हैं। 10 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से काम किए गए, जैसे कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया गया, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सरकारी हाथों में उसको ले लिया गया, शहरी संपदा और आय के परिसीमन जैसे कानून बनाए गए, है ना। एक तरीके से संपदा कितनी आप शहरों में खरीद सकते हो उसकी सीमा वगैरह तय की गई। खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया गया, मतलब सरकार ने राशन वगैरह बांटना शुरू किया लोगों को सस्ते दाम पे। भूमि सुधार के कानून बनाए गए, गरीबों को एक तरीके से आवास का जो प्रावधान है वो किया गया। ठीक है, तो ये सारे वामपंथी कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने अपनाने शुरू कर दिए। अब देखिए सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो असली संघर्ष होता है वो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव 1969 में होता है उसमें देखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि 1969 में राष्ट्रपति जो होते हैं उस समय हमारे जाकिर हुसैन उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है। इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए भी सिंडिकेट ने क्या किया, अपनी मनमानी की, और जो एन संजीव रेड्डी थे उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया, एक तरीके से उम्मीदवार चुन लिया उनको। लेकिन एन संजीव रेड्डी की भाई इंदिरा गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थी, अनबन थी इन दोनों के बीच में, है ना, दोनों की बनती नहीं थी आपस में। इंदिरा गांधी ने तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया ताकि वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे। तो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी ने बोला गिरी जी को कि भाई आप खड़े हो जाओ चुनाव में, है ना। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व जो राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स मिलता था उसको भी समाप्त कर दिया था। आप सभी को पता है प्रीवी पर्स क्या है, एक तरीके से राजा महाराजाओं को जो भत्ते वगैरह मिलते थे उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने इसको भी समाप्त कर दिया था। उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने विहिप जारी कर दिया, विहिप यानी कि आदेश जारी कर दिया। आदेश क्या जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद है वो विधायक
पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट देंगे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मुख्य उम्मीदवार है संजीव रेड्डी, उन्हीं को सभी को वोट डालना है। किसने ये आदेश दिया था? निजलिंगप्पा ने ये आदेश दिया था, ठीक है, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वीवी गिरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छुपकर समर्थन करना शुरू कर दिया और उसने सभी सांसदों को कह दिया कि भाई आप सभी ना अपना अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालो, ठीक है। इसका मतलब ये था कि आप जिसको चाहे उसको वोट डाल सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी जीत गए, ठीक है। इस कारण कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकलने के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी कहीं ना कहीं ये कहना शुरू कर दिया कि जो मेरी पार्टी है वही असली कांग्रेस पार्टी है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट को मुख्य मानने वाले कांग्रेस खेमे में कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी को मुख्य मानने वाले में कांग्रेस आर, है ना, कहा जाने लग गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट वाली थी और कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की थी, है ना। इन दलों को पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाने लग गया, यानी कि इंदिरा गांधी वाली नई कांग्रेस और सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब देखिए इन्हीं समस्याओं के बीच में क्या होता है, 1971 में आम चुनाव होते हैं। तो 1971 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं, है ना। 1971 के अगर आप आम चुनाव की बात करें तो ये आम चुनाव वैसे 67 में ही हमारा आम चुनाव हुआ था, लेकिन 71 में फिर से आम चुनाव करवाना पड़ता है क्योंकि इंदिरा गांधी क्या करती है 1970 में लोकसभा को भंग कर देती है ना। क्योंकि वो जनादेश को हासिल करना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि हाँ भाई फिर से हम बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लोग मेरे को पसंद करते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया इंदिरा गांधी ने और 1971 में फिर से आम चुनाव करवाए जाने बाकी थे। बाकी ऊपर के 2-3 पॉइंट जो है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। तो 1971 में जो चुनाव होता है उसमें मुकाबला किन के बीच में था? देखिए सभी विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसको हम ग्रैंड अलायंस बोलते हैं, ठीक है। ग्रैंड अलायंस का निर्माण किया था सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 1971 के आम चुनाव के लिए, है ना। और इसमें इंदिरा गांधी को के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। नई कांग्रेस के पास एक ऐसी बात थी जो विपक्षी पार्टियों के पास नहीं थी। नई कांग्रेस जो है, इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है, उसके पास एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था। ग्रेट अलायंस के पास ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं था, ठीक है। इंदिरा गांधी भाई इसका बखूबी फ़ायदा उठाती है और वो कहती है कि भाई ये जो विपक्षी गठबंधन है उनके पास सिर्फ एक ही नारा है, एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। लेकिन मेरे पास नारा है गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने और इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे काम उसने करने शुरू कर दिए थे। आप सभी को पता है कि शहरी संपदा के परिसीमन, है ना, आय के आधार पर जो असमानता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। प्रीवी पर्स को उन्होंने समाप्त कर दिया था, तो इससे भी लोगों में लोकप्रिय हो गई थी वो, आम लोगों में, गरीब लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, है ना, महिला बेरोजगार लोगों के लिए भी उसने काम करना शुरू किया, उनके लिए कुछ वादे वगैरह किए। तो इससे क्या था कि लोगों में वो और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और इसका जो परिणाम निकला 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसका रिजल्ट क्या रहा? तो कांग्रेस आर जो है और जो सीपीआई के जो गठबंधन था, है ना, वो सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करती है। इतनी ज़्यादा सीटें हासिल करती है कि पिछले 4 आम चुनाव में इतनी सीटें कभी भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी, है ना। और गठबंधन को लोकसभा के लगभग 375 सीटें मिली थी, जो कि वोट का लगभग 48% था। 48% वोट और 375 सीटें मिल गई थी। इंदिरा गांधी की अकेले जो कांग्रेस जो आर है, कांग्रेस आर को लगभग 352 सीटें मिली थी, यानी कि 44% वोटें मिल गई थी। दूसरी तरफ अगर आप ग्रेट अलायंस की बात करोगे, है ना, यानी कि कांग्रेस ओ की बात करोगे तो 1/4 सीटें भी उसको नहीं मिल पाई थी। मतलब जितनी कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उसका 1/4 भी उसको नहीं मिल पाई थी, उसको केवल 16 सीटें मिली थी, ठीक है, सिर्फ 16 सीटें। और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस में या मतलब इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस है उसने ये साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और विपक्षी पार्टी ग्रेट अलायंस जो है वो ख़त्म हो गई उसके बाद, ठीक है। और जो ग्रेट अलायंस जो बना था, महागठबंधन जो बना था, उसको मात्र 40 सीटें ही मिल पाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाया? इंदिरा गांधी
काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी, है ना। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने किस तरीके से मतलब एक तरीके से जो अपना नेतृत्व दिखाया था, उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और इस वजह से उसको इस चुनाव में जीत मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, आखिरी टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अपने सर्वोच्च नेताओं की लोकप्रियता पर बनी थी। जो इसमें सर्वोच्च नेता थे, जैसे कि खास करके इंदिरा गांधी की बात कर दो, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता की वजह से ये कांग्रेस पार्टी बनी थी, है ना। इस पार्टी का संगठित ढांचा थोड़ा कमज़ोर था। इसमें ज़्यादातर गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर इसकी निर्भरता ज़्यादा थी, है ना। और दूसरे वर्गों पे ज़्यादा निर्भरता नहीं थी, केवल गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के लिए इसने काम करना शुरू कर दिया था इस पार्टी ने। जो कांग्रेस पार्टी अब उभर के आई थी सामने, वो एक नई कांग्रेस थी, है ना। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया था, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की जो प्रकृति है उसको बदल दिया, बदल के उसने इस पार्टी को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ एवं पुनर्स्थापना, चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यार, अभी रिवीजन वीडियो बनाने में मेरे को एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो बनाना पड़ रहा है। कल भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किया आप सभी के लिए, और आज भी लगभग 3 वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। थोड़ा स्टेमिना, आपको पता है कि बोलते बोलते स्टेमिना पूरा थोड़ा डाउन हो जाता है ना। तो आखिर में उतना मतलब चीज़ जैसे स्टार्टिंग में जैसा समझाता हूँ, लास्ट में आते आते तक उतनी मतलब बेहतर चीज़ें नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा आप लोग समझे इस बात को। ठीक है, बस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।